धरती अमृत, जहां हम इंडस्ट्रीज, कॉरपोरेट्स, सरकारों को स्केलेबल एफोरेस्टेशन मॉडल्स देते हैं। आज तक हमने 170 एकड़ से ज़्यादा के जंगल लगाए हैं, जिनमें हम 400 से ज़्यादा प्रजातियों के पौधे लगा चुके हैं। ग्रेट वर्क। ग्रीन अवर्कन, ये एक मल्टी सेक्टर रिसाइकलिंग कंपनी है। यहाँ हम सॉलिड वेस्ट को हाई वैल्यू रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हम इस टायर स्क्रैप से बनाते हैं पायरो ऑयल, कार्बन ब्लैक एंड स्टील वायर। मैं अगर नेक्स्ट 3 इयर्स की बात करूं तो कहाँ पे देखते हो? अगले साल 50 करोड़ सिर्फ ये 2 प्लांट से होगा। 5 साल में मैं 1000 करोड़ कर लोगे? लव योर एक्सप्रेशंस। आप अगर सूरत देखोगे तो आपको सूरत में ऐसा लोग बोलते हैं कि एक टेक्सटाइल सिटी है या एक डायमंड सिटी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। जॉब कल्चर थोड़ा कम है। जब हम लोग ये सोच रहे थे कि हमें कौन सा बिजनेस करना है, तो हम लोग को एक ऐसा बिजनेस करना था कि जिससे ना कि पैसा बने, लेकिन एक सोशली थोड़ा इम्पैक्ट भी क्रिएट हो। कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है, उसको हज़ारों आइडियाज़ आते हैं, लेकिन डे 1 पे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा बिजनेस में आप सक्सेस हो गए। हमारी एक बर्तन की दुकान थी, हमारी एक टेक्सटाइल में कपड़े की दुकान थी, या फिर छोटे छोटे बहुत सारे बिजनेस हमने ट्राई किए। उसके बाद हमें 10 साल बाद छोटे से सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत की, और वहाँ से ये रेजोन की जर्नी की शुरुआत हुई। फादर से हम लोग यही सीखे, जो एक बोलते हैं ना लाला कल्चर, कि लाला कल्चर नहीं करना है। इनिशियली भले ही खुद काम कर ले, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें एक नया टीम डेवलप करना है, कि एक कल्चर डेवलप करना है कि कल अगर हम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने हिसाब से चलेगी। हमारी शुरुआत की थी तो हमारा विजन कैसे बड़ा हुआ। जैसे हम लोग चाइना जाते थे, हम लोगों का फैक्ट्री था छोटा सा, तो हमको ये लगता था जब यहाँ पे बैठे बैठे कि हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जब चाइना जाके बड़े बड़े फैक्ट्रीज देखे, तब समझ में आया कि हम लोग कुछ नहीं कर रही है। हमें भी ये लगा कि हमारा भी इतना बड़ा फैक्ट्री हो, ऐसा इंफ्रा हो और ऐसा प्रोडक्ट हो कि जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो। मैं 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। एक कंसिस्टेंसी, सेकंड डिसिप्लिन, एंड थर्ड मैं ये सोचता हूँ कि आइडियाज़ ना इंडिया में गली गली में हज़ारों है, लेकिन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने और एग्जीक्यूशन का स्पीड जिसका अच्छा होगा ना, वही इंडिया में सक्सेसफुल होगा। अगर मैं आज बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे ये आइडिया ही नहीं होता है कि मुझे फंडिंग कैसे मिलेगा, या इक्विटी क्या होती है, या बेसिक फाइनेंशियल मुझे पता नहीं होते। आज कोई भी एंटरप्रेन्योर को अगर ये दिमाग में आइडिया आता है कि मुझे ये बिज़नेस करना है, तो बहुत इजीली अवेलेबल हो गया कि वो शार्क टैंक देख रहा है तो उसको बेसिक सारी चीज़ें समझ आ जाती है। उसको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, उसको फाइनेंशियल्स कैसे रेडी करने हैं, या फिर उसको इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिलेगा। जब शार्क टैंक नहीं था तो आपको ये इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आपको बहुत सारा स्टडीज़ करना पड़ता था, लेकिन ये प्लेटफॉर्म आने के बाद एक इन्फॉर्मेशन रेडी अवेलेबल हो गया है, और एंटरप्रेन्योर जर्नी अगर मैं बात करूँ तो बहुत ईजी हो गया है। शख्स, हमने आज ऐसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेकर आया है जो हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर प्लास्टिक वेस्ट को संभाल सकता है। ये है वो प्लास्टिक, MLP यानी कि मल्टी लेयर पैकेजिंग हमारे फूड प्रोडक्ट्स को एयर, ह्यूमिडिटी और लाइट से प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन इसी क्वालिटी के वजह से इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू रिसाइकल दिस MLP। पर प्लास्टिक की इसी प्रॉपर्टीज को अगर हम रीयूज करें तो उससे बने स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्शन में रेवोल्यूशन ला सकती है। नमस्ते शार्क्स, हम हैं सुषमा, पॉल और प्रवीण, फाउंडर्स ऑफ ज़काटो फ्रॉम बेंगलुरु। हमारे हनीकॉम आई-बीम टेक्नोलॉजी से इस प्लास्टिक वेस्ट को हम मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन पैनल के रूप में ट्रांसफॉर्म करते हैं।
plastic's resilience to nature that makes this product a fantastic building material. हमने 30,000 पैकेट के साथ हमने इस दीवार को बनाया है जो लाइट वेट है, थर्मली इंसुलेटिंग और शॉक अब्जॉर्बर, मेकिंग इट ए परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट कंस्ट्रक्शन। सस्टेनेबिलिटी रियलिटी तभी बन पाएगी जब वो कमर्शियली वायबल होगी। इस कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी को अगर हम इंडिया के 7 मेट्रो सिटीज में लेकर जाएं, पूरे इंडिया का 75% MLP वेस्ट मैनेज हो सकता है। आज हमारी आस्क है 90 लाख फॉर 3% इक्विटी। Sharks, plastic is not the problem, the management is. We are Circato, Circa tomorrow. And tomorrow begins by all of you saying yes today. Nice. Thank you. वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 5। थैंक यू। Thank ये you. क्या बताया आपने? सर काटो नाम रखा है? Circa tomorrow. सर का टुमारो, New age नया for दौर। tomorrow. नया दौर, एक नया दौर शुरू करते हैं आप हम मिलकर। चलिए, हाउ डू यू गाइस नो ईच अदर, और ये आइडिया कैसे और क्यों आया? Actually, in 2007 हमने एक पेपर हनीकॉम्ब का बिजनेस शुरू किया था, जो basically we replicate the hexagonal shape of a beehive onto paper, and we sandwich it with paper on both sides. We make the replacement to thermocol. अच्छा, उस टेक्नोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग से हमने इंस्टेड ऑफ पेपर हमने प्लास्टिक हनीकॉम्ब बनाने का शुरू कर दिया। कौन सा साल था ये? दिस कंपनी स्टार्टेड ऑफ इन 2022। वो एंटिटी अलग थी, ये एंटिटी अलग? अलग है। और उस बिजनेस का क्या हुआ? इट इज स्टिल रनिंग टुडे। वी हैव ऑटोमेटेड फैसिलिटीज इन बैंगलोर, पुणे एंड तो वो चंडीगढ़। आप ही की कंपनी है अभी भी? आई एम अ शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर, बट अदर पार्टनर्स आर रनिंग। एक सेकंड, थोड़ा क्लियर करते हैं। हाउ आर यू गाइस रिलेटेड? कैसे जानते हो एक दूसरे को? हम लोग एक दूसरे को जानते हैं 20 इयर्स से। अच्छा, हमने एक यूथ मूवमेंट शुरू किया था बैंगलोर में when we were in college based on Abdul Kalam's book Ignited Minds. अच्छा, Grew that to 10,500 card carrying members in 6 months. After that he started honeycomb paper technology का business शुरू किया। मुझे जॉब मिली MTV पे, तो मैं मुंबई चली आई। डिफरेंट काइंड ऑफ यूथ मूवमेंट। Yes, completely. क्या करते थे आप MTV में? Producer थी। So my last job was as executive producer at Star World. बंद हो गया? MTV बंद हो गया, Star World भी बंद हो गया। बस सिरकाटो शुरू हो गया। Yeah, Every end is a new beginning, right? yes. So that's what you did. That's the नया दौर। पॉल, आपकी क्या स्टोरी? आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन छत्तीसगढ़ इन भिलाई, और मैं लार्सन एंड टुब्रो में 25 साल से हूँ। उसके बाद 4 साल फ्रेंच गवर्नमेंट में था, ईजिस कंपनी में, जहाँ चेन्नई मेट्रो कई कंपनीज की हमने। और प्रवीण मेरे ऑफिस में आके मेरे से मिला, और क्यों मिला प्रवीण ही बताएगा। Actually, my neighbor was his kind of a secretary or a trusted person in L&T. So she told me, you want to solve these complicated problems, आप जाके इससे मिलो, क्योंकि he's got a very wide understanding of various areas. 35 साल के एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ किया मैंने, लेकिन दिस वॉज समथिंग मेरे को लगा कि मेरे एक्सपीरियंस में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कभी लिया नहीं। अगर इसको कर लूँगा ना, इट विल बी अ ग्लोबल इम्पैक्ट। इक्विटी स्प्लिट्स क्या है आप तीनों का? I own 73% of the company. So owns 10, she owns 7, and 10% is owned by CM Enviro Systems, which is my father's company. आपने पैसा ज्यादा डाला है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ। कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा आपने अभी तक? About 3 crore. We since मतलब 2000. you. Yes, I mean the CM Enviro Systems, they were constantly funding us whenever we had any stopgap arrangements to be done. पापा? Papa, हाँ. What did you spend 3 crores on? Product development for this, we have spent in piloting, because to get product acceptance in the market with our customers. You know that first pitch, जब आप एक customer को आप convince करने जा रहे हैं कि this is a better alternative, that is always the toughest. Then एक ने अगर adopt कर दिया, तो फिर आप उनका reference देके दूसरों को बता सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। Which customer did you convince first and how? He was a billionaire in Gujarat, and उन्होंने हमको एक हमारा पहला order दिया. It was a 1 BHK home, and he intended to actually get the PM and show this as a solution for low-cost housing. Oh wow. For PM आवास योजना। So this is a great segue into your product. Can you explain to us क्या बनाते हो और कैसे इसको बेचते हो? ये एक sample of the दिस product इज है। लाइफ साइज वन या मिनिएचर है। हम बेसिकली वो हनीकॉम्ब शेप का आई बीम करते हैं, और we make it into a sandwich panel, and on both sides we have cement fiber board that gives it a surface ready for painting and gives it the necessary fire resistance. Then we have a tongue and groove method like this, in which you slide it through and it locks in. Size इसकी बड़ी होती है, ये The वाला। last one.
वो पूरा दीवार 8x4। वो पूरा दीवार। तो प्रवीण, सीमेंट, एल्यूमिनियम और स्टील इज ऑन द आउटसाइड और आपका अंदर का कोर बनता है। Yes. So there's cement on the outside. Steel is being used to support the roofing structures. And on the inside, the plastic works as a structural member. The plastic itself is actually thermofused under heat. So if you actually have to break that sheet, you have to break it like a credit card. Because of it, it has high amount of shock absorption. It's a naturally thermally insulating material. Because of its density, the burn rate is very, very low. Unlike, say, example, a chips packet, if you light it up on one side, the burn rate is more than 100 millimeters per minute. But in this, it will just move at 30 millimeters per minute, which basically says that it delays the fire when it has to come in. ये जो आपके बिलियनर है जिन्होंने आपसे ये 1 BHK घर बनवाया, उनका कोई कॉस्ट सेविंग हुआ उसमें? Cost is the main issue. It's about 30% more expensive than 30% traditional. more. बहुत ज़्यादा होता है ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। ये प्लास्टिक वेस्ट है, Yeah, इससे आपने ये बनाया है। yeah. ये कैसे बनाते हो, क्या करते हो, वो बताओ जरा। Plastic segregation होता है ड्राई वेस्ट कलेक्शन सेंटर में। दे आर पिकिंग आउट ऑल द रिसाइक्लेबल मटेरियल जैसे कि हार्ड प्लास्टिक्स, पेपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। जो बचता है इज सिंगल यूज फूड पैकेजिंग। इट्स गॉट मल्टीपल लेयर्स बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू रिसाइकल इट। तो उसको लेके हम थोड़े से श्रेड बनाते हैं। श्रेडेड मटेरियल को एक हॉट प्रेस में डालते हैं और 40 मिनट के बाद एक शीट आता है। This is the sheet. It's like a hot press, similar to how you make a plywood or MDF. Yeah. And then under 250 degrees centigrade, all the plastic melts and fuses together. When you get that sheet, you now get a material that does not get affected by fungus, borer, doesn't get affected by water. It's got excellent screw holding capacity. It's a naturally thermally insulating material. यार बट क्यों करेंगे लोग इसको, क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये इतना महंगा है तो? महंगाई is our biggest problem. Since 2022 to now, हमने प्रोडक्ट मार्केट फिट करने के लिए हम ये इन्वेस्टमेंट लगाया। हमारा करंट फिट है डिजास्टर रेजिलिएंट कंस्ट्रक्शन। सो बेसिकली टू बिल्ड हरिकेन रेजिस्टेंट होम्स इन डिजास्टर जोन्स। बस तो हरिकेन नहीं आया तो? आपका कस्टमर कौन बनेगा? So we are producing in India, and right now our current project is running in Jamaica. Oh. Jamaica was just hit by Hurricane Melissa, और उनको reconstruct करने के लिए they need construction technologies that are not going to flatten out the land again if it happens again. You are saying कि ये इंडिया में इसका यूज केस कम है, am I right? Yes, the end product use case कम है। The market we want to build in India is we want to also develop external facades, building facades. लेकिन प्रवीण, आपके दो और कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बताया, जीरो वाटर कंस्ट्रक्शन एंड सेकंड जो है ना वो थर्मल बेनिफिट्स जो आपने बताया। Yes. तो अदर देन डिजास्टर प्लेसेस जहाँ पानी की बहुत स्कैसिटी है या बहुत ज्यादा गर्मी है, wouldn't those also be places that would prefer your material? एक्सेस भी जहाँ चैलेंज होता है ना, वहाँ भी उसकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि फ्लैट पैक है, हल्का है, 77 किलोग्राम। करेक्ट। तो वो एरियाज आपने सिर्फ डिजास्टर क्यों पकड़ा? आपने ये 3 एरियाज जो मैंने बताया इसके बारे में बात क्यों नहीं की? If we have these benefits, who is willing to pay for it? Yeah, nobody. Right? Even though if we have it. So finally, it comes to a certain price. All the pilots that we have done are all for large-scale projects. We're doing work at the Bangalore International Airport. And the leader of the institution is very, very clear about his sustainability goals. So he drove it. We got the first few orders. फिर फाइनली परचेज वाले से बात करना पड़ेगा। तो आप ये स्टेज पे हो, आपके बेनिफिट्स बहुत है, आपको जहां लीड्स और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यू आर डूइंग ट्रायल्स एंड प्रूफ ऑफ कांसेप्ट। ये क्या है? This is the library that we have built in Gulbarga district in Karnataka. Oh, very interesting. प्रवीण, अभी कुछ एक पावर यूज केस हमने आइडेंटिफाई किया है क्या? हमारा करंट 2 हीरो प्रोडक्ट है। Disaster resilient construction. So we have made a product range of octagonal sized homes that when wind comes in, it splits the wind so that there is no pressure on the structure. And we made it in different sizes. And the second one is that we are going to launch in 3 months is external building facades. Basically, the exterior of a city structure, you have glass. So the glass today is basically letting in all heat come into the structure. Then we are using refrigeration systems to cool the structure. हमारे panel के साथ we are able to have different kind of finishes, have high amount of thermal insulation into the building, and basically make a combination of glass in our panel instead of making a completely glass. लेकिन ग्लास तो एस्थेटिक्स के लिए भी यूज होता है ना, ट्रांसपेरेंसी चली जाएगी। Absolutely. So you're making a combination. दोनों का एक स्पेसिफिक एग्जांपल देंगे जहां आपने ये एक्चुअली एग्जीक्यूट किया है।
हमारे बिल्डिंग फसाड हमने अभी तक नहीं एक्सिक्यूट नहीं किया है. तो फिर आपको कैसे पता ये पावर यूज केस है? Just because one of the main factors is cost. आपकी कॉस्ट कम है? Yeah, we have lot of cost benefits. We have worked with lot of facade consultants जो ग्लास का काम करते हैं. They have loved this and they said इसको डेवलप करते हैं. लेकिन ग्लास के मुकाबले ये 30% एक्सपेंसिव जैसे औरों में पड़ता है, नहीं पड़ता है. ग्लास से कम सस्ता पड़ता पड़ता है. सस्ता कितना पड़ता है. सस्ता पड़ता है? हमारा प्रोडक्ट है 650 rupees a square foot and the existing glass facades range between 1200 to 1500 rupees a square foot. नंबर्स का डिस्कशन करें क्या कि हमारा कितना रेवेन्यू हो रहा है? So in the last 3 years, we have done a cumulative revenue of 55 lakhs. We are right now at a pre-revenue stage. We are, okay. we are 3 साल से प्रोडक्ट ही डेवलप किया ना. There was nothing like this. पूरा नया कैटेगरी है. 2.5 साल में प्रोडक्ट डेवलप करने में कितना समय लगा? 4-5 months we were actually had the panel in hand. तो 2 साल से हमारे पास प्रोडक्ट है. हाँ. तो हमारा रेवेन्यू ट्रैक्शन क्यों नहीं आ रहा है अगर आपको लग रहा है प्रोडक्ट रेडी है? Product market fit, sir. Pricing. प्राइसिंग ठीक नहीं है. Pricing to find a customer who can buy continuously in bulk. But Praveen, that's because आप आपके pitch में ना use case ठीक से define नहीं कर रहे हो. Cost wise, in one use case you're 30% more, in the other use case you're actually cheaper. Yes. तो जहाँ आप cheaper है, वो use cases में जाके आप double down करके पहले वहाँ revenue generate क्यों नहीं कर रहे? When we started to make it, we started with low cost. Then we started making LEED construction solutions to get LEED certified buildings. Then we moved to cold storage units to be able to use the thermal insulation to make solar powered cold storage units because we have high efficiency. We then went to Airport क्या? because as we did this, we understood that the cost viability for our customer to buy in bulk, the value proposition doesn't exist. ये ग्रीन बिल्डिंग में कंसीडर हो सकता है क्या? Absolutely. तो आपको ये मेरे ख्याल से हाईलाइट करना चाहिए ग्रीन बिल्डिंग, क्योंकि इन फ्यूचर सारे कॉर्पोरेट्स आज जो भी नए ऑफिस कॉर्पोरेट्स बना रहे हैं वो ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं. मेरे ख्याल से ये भी आपका एक यूज केस हो सकता है, लेकिन आपने इसको हाईलाइट नहीं किया. प्रवीण, पॉल, सुषमा, अभी तक जो सिचुएशन आ रही है ना, ऐसा लग रहा है कि लगाए जा रहे हैं, हम यूज केस ढूंढने डाले हैं, प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल ही नहीं रहा है अभी तक. बहुत कोशिश करी हमने और फिर सीधा जाके हमें डिजास्टर रेजिलिएंट बिल्डिंग्स बनाने में वहां पे आपको यूज केस मिला. और ये जो ग्लास का है, ये भी अभी मिला नहीं है आपको अभी तक? नहीं. In disaster resilient construction, we have just received our first order. Almost 1.5 years से हमारा टेस्टिंग हो रहा था जमैका में because the regulatory procedure exists. We have passed 2 stages. The final stage is to do a physical inspection. So तो अभी तक जमैका में दिया नहीं है, पहली बार दे रहे हो? पहली बार तो अप्रूवल तो मिल गया है. 2 स्टेजेस हो गए हैं. अभी 10 नंबर का पायलट ऑर्डर मिला हुआ है. उनके पास 90,000 आफ्टर दिस मेलिसा 90,000 हाउसेस हैव टू बी बिल्ड. जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर है, जो हमारे पार्टनर है, वो कहते हैं कि वी हैव अ पोटेंशियल ऑफ मेकिंग एटलीस्ट 5,000 हाउसेस देयर. If it clears. मेरे को लग रहा है कि पीएमएफ तो है ही नहीं, सेल्स भी नहीं है अभी तक ज्यादा जो प्रूव करने के लिए. अनफॉर्चुनेटली एज एन इन्वेस्टर मुझे लग रहा है कि यार 90 लाख रुपए वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा मेरे लिए. I'll stay out of it, guys, but keep doing the good work. कोई भी सस्टेनेबल चीज अगर आपको स्केल करनी है तो यू विल हैव टू शो द कंज्यूमर दैट इट कम्स अलोंग विद कॉस्ट सेविंग्स एज वेल. एंड दैट्स व्हाई शुरू से मिड पिच तक मैं वो आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि कहाँ ये सेविंग्स का है. आप कुछ हद तक वहाँ पहुंचे, फिर अगेन यू वेंट बैक टू डिजास्टर रेजिलिएंट यूज केस. माय सजेशन टू यू वुड बी दैट आप ना एक प्रैक्टिकल एंगल से पिच के बारे में सोचिए. Not just to the investors, but even to the consumers. कि आप उन्हें convince कर सके कि there are cost savings with design, with technology and with convenience. और ये जब आपने किया ना, you will have a lot more traction in terms of revenue. Today, I don't think you have thought through this, and for that reason, I'm out. देखो, इस बिजनेस में अभी बहुत साल लगेंगे. अगर आप तैयार हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडिया में एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में रेवोल्यूशन आ रहा है. पर क्या है ना, किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए एक व्हाट आई कॉल एक प्राइस परफॉर्मेंस पॉइंट होता है कि जिस प्राइस पे उस ब्रांड
कि सेल्स में परफॉर्मेंस आती है। अभी तक हमने वो आइडेंटिफाई नहीं किया है इस बिजनेस में। जहां स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट मार्केट फिट है, जहां हमें फिर रिपीटेबल ऑर्डर्स आएंगे और फिर जाके हमारे रेवेन्यूज, प्रॉफिट्स और एक रियल बिजनेस बनेगा। तो आज मैं इससे बाहर हूं, बट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे ये लगता है कि आपका जो एंड यूज है वो आज के दिन में आपका अभी प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है, लेकिन इसका हो सकता है। लेकिन कहाँ पे हो सकता है वो मुझे लग रहा है कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वाटर अवेलेबल नहीं है, तो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही मुश्किल है, जो एरियाज जैसे हिली एरियाज हो गए, जहाँ पे हमें फोल्डेबल स्ट्रक्चर्स चाहिए, जहाँ पे फोल्डेबल कंस्ट्रक्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ केस बन सकता है। लेकिन आज मेरे को लग रहा है कि उतना क्लियर भी नहीं है और बहुत ही हम लोग प्री रेवेन्यू मॉडल पे है, तो अभी मैं आउट होना चाहूँगा। चलो यार आई थिंक थोड़ा गलत हो रहा है। I think you are being evaluated on a ready product. आपने साफ-साफ कहा कि you are a pre-PMF company or a pre-revenue company. PMF शायद आप उसकी ओर बढ़ रहे हो. But anything that is trying to revolutionize existing status quo, उसमें वक्त तो लगता ही. नहीं, प्राइस की बात, I think any new technology, अल्टीमेटली प्राइस उसका नीचे आता ही है। पिछले 2 साल में नहीं आया तो क्या हुआ? आई एम प्रीटी सर्टेन ये आएगा। सो आई कैन मेक यू एन ऑफर, लेकिन वो सब्जेक्ट टू सम लेवल ऑफ टेक डिलिजेंस होगा एंड सब्जेक्ट टू यू लॉकिंग इन अ क्लाइंट दैट कीप्स द लाइट्स बर्निंग फॉर अ ईयर। Sure. Okay, I'll make you an offer of 90 lakhs for 10%. So thank you for your offer. You can do this deal at 6%. You are pre-PMF and pre-revenue. मैं bet कर रहा हूँ ये tech पर, which to me is unproven. I'm betting on something जो और कोई bet नहीं लेना चाहता. You've seen it yourself. And so it's very risky. So my offer stays non-negotiable. Guys, what do you want to do? Deal paki, Deal sir. पक्की भाव। Very good. We appreciate you seeing the vision, sir. Thank you so much. Thank you, sir. You're a little nervous. Nice to meet you. ये लीजिए. All right, guys. All the best, Yeah. guys. Good job. Thank you so much. All the best. Thank you. Congratulations. We have a proof of concept of the product. अभी हमें मार्केट में आगे बढ़ना था. We thought Anupam Mittal has an experience of working with alternate materials. He has already invested in similar companies. He understands the challenges here, and it also understands the steep curve it can take upwards once we crack the market. So we said, okay, it's a good bet. गाइज वेलकम टू द कैनवा पावर पिच. मेरे साथ सरकाटो के फाउंडर्स हैं, अभी टैंक से बाहर आए हैं. पहले तो इनसे पूछते हैं कि ओवरऑल पिच कैसी रही. कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो. Thank you. कैसा लगा एक्सपीरियंस आप लोगों को शार्क्स के सामने पिच करके? Wonderful. They were pretty kind to us and, pretty made it easy for us. Even though we were pretty nervous, it was pretty comfortable with all of them. We're really grateful for the way they treated us on the program, actually. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो इतना ज्यादा मार्केटिंग का काम हो रहा है आजकल, इतने ज्यादा एसेट्स आपको बनाने पड़ते हैं, इतने ज्यादा आपको अलग अलग तरह के प्रमोशंस करने पड़ते हैं. क्या मैसेजिंग रखते हैं आप लोग और कैसे डिजाइन करते हैं अपने प्रमोशंस, उसके बारे में बताइए. हम एक्चुअली कैनवा ही यूज करते हैं क्योंकि हम दोनों साथ में मिलके 2 अलग जगह में बैठ के काम करते हैं, तो हमारा वेबसाइट भी उसी से बना है. What emotion or what messaging you want to put across to your consumers or whoever is watching your marketing asset? The main message हम convey करना चाहते हैं कि plastic is not the enemy and it is the management of the plastic that is the enemy.
So that is what we have done. और एक और चीज Canva के बारे में we can single-handedly say they're one of the biggest contributors to our company. That's so sweet of you. Yeah. थैंक यू सो मच। आप लोगों ने कैनवा के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें करी और हम आपको कैनवा की तरफ से कैनवा स्वैग किट देना चाहते हैं। So this is your कैनवा स्वैग किट एंड आपको कैनवा का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। थैंक यू सो मच। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका सोशल मीडिया और मार्केटिंग गेम और बेटर हो जाए आज के बाद। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। दैट वाज द कैनवा पावर पिच। आप लोगों से मिलते हैं अगली बार। अगर आप भी एक शार्क की तरह सोचते हैं तो उसका भी क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं होगा कि आप सोनी लिव ऐप पे जाएंगे, बी अ होम शार्क खेलेंगे और एपिसोड देखते देखते बहुत सारे इनाम जीत जाएंगे, है ना? समझ गए ना? सोनी लिव ऐप डाउनलोड कीजिए एंड बी अ होम शार्क। साक्स, ये टायर की लाइफ ना बहुत बेकार होती है। बेचारा जब तक गाड़ी में रहता है तब तक जिंदगी भर जमीन में घिसता रहता है और एक बार गाड़ी से निकला तो सीधा लैंडफिल की ओर चला जाता है, क्योंकि इसकी रिसाइकलिंग बहुत ही फ्रेगमेंटेड और अनऑर्गेनाइज्ड है। ये सड़ता रहता है, जलता रहता है और जमीन को जहर बनाता रहता है। और उसके बाकी भाई सोलर पैनल, एल्यूमिनियम स्क्रैप, ई वेस्ट, पूरे सॉलिड वेस्ट का भी पता लैंडफिल ही है। साक्स, आज इस फ्रेगमेंटेड सिस्टम को जरूरत है एक नए घर की, और वहीं पर आता है हमारा सर्कुलर इकोनॉमी इकोसिस्टम ग्रीन आवर्तन। नमस्ते साक्स, मैं हूं पंकज पांडे विथ माय वाइफ किरण पांडे, सतना मध्य प्रदेश से। वी आर फाउंडर्स ऑफ ग्रीन आवर्तन। ये एक मल्टी सेक्टर रिसाइकलिंग कंपनी है। यहाँ हम सॉलिड वेस्ट को हाई वैल्यू रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हम इस टायर स्क्रैप से बनाते हैं 3 वैल्यूएबल आउटपुट: कार्बन ब्लैक, पायरो ऑयल एंड स्टील वायर। हमारे एक प्लांट से हम हर साल 9000 पेट्रोल कार्स को रोड से हटाने के बराबर CO2 एमिशन को अवॉइड करते हैं। साक्स, जब तक इंसान है तब तक कचरा है, और इसीलिए हम बिजनेस तो बना ही रहे हैं, साथ ही एक ग्रीन लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं, और उसके लिए हमारी आस्क है 1 करोड़ रुपीस फॉर 5% ऑफ इक्विटी। इन्वेस्ट कीजिए शार्क। लैंडफिल में प्रॉब्लम है और ग्रीन आवर्तन में सॉल्यूशन। वेरी गुड। ग्रीन आवर्तन जरूर परिवर्तन लाएगा। Thank you पर so उसके much. पहले आप दोनों की स्टोरी बताइए और इसमें कैसे आपने जर्नी शुरू की उसके बारे में बताइए। मैंने स्कूलिंग अपनी सतना में ही की है, वो भी गांव में की है। वहां से की है जहाँ पे स्कूल भी नहीं होता था, हम पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे। मेरे फादर बीइंग अ गवर्नमेंट टीचर, उन्होंने मेरे को कोटा भेजा था राजस्थान IIT की प्रिपरेशन करने के लिए, जो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाया। और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की प्राइवेट कॉलेज से। कॉलेज कैंपस से मैंने क्रॉम्पटन ग्रीव्स में जॉब किया 15 सालों तक। कब ज्वाइन किया? कौन से साल? 2006. When I joined as a graduate trainee and then left in 2021 as a business head of one vertical of CG. Yeah, well done. Drives and automation. Post that, I took a challenging turn where I decided to do something different and I moved my career to climate change. अच्छा. That's where I shifted to a company called EKI Energy Services, और वहाँ पे मैंने as a COO 2.5 साल तक काम किया, ग्लोबल ऑपरेशंस देखे। ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली मेरे को ऐसा लगा कि ये एक सर्कुलर इकोनॉमी एक ऐसा चीज है जिसमें बहुत कम काम हो रहा है, एंड दिस इज समथिंग विच अफेक्ट्स प्लैनेट अर्थ, एनवायरनमेंट और कम्युनिटी एट लार्ज। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें कुछ काम किया जाए, और बस वहाँ से शुरुआत हो गई। आप बताइए। 2002 में हमारी स्कूलिंग खत्म हुई। 2006 में मैंने BE की। 1 साल मैंने कॉलेज में पढ़ाया है, टीचिंग का एक्सपीरियंस है मुझे। 2008 में हमारी शादी हो गई, और उसके बाद बच्चे और फैमिली की वजह से मैं कुछ कर नहीं पाई। बच्चे अब थोड़े थोड़े ग्रो कर रहे हैं, तो कुछ ऑप्शंस देख रहे थे, तभी इन्होंने ये ऑप्शन लाया, तो मैंने भी इसे ज्वाइन किया है। आपका रोल क्या है कंपनी? ऑपरेशंस में हूँ, बैंकिंग और मैन पावर मैनेजमेंट से रिलेटेड, और जो भी सपोर्ट लगता है कंपनी को वो मेरी तरफ से है। आपकी इक्विटी कितनी है इसमें? 12.9। और आपकी सर? 55.9। बाकी कहाँ है सारी? बाकी 3 लोग और भी हैं। कैपिटल उन्होंने डाला है? जी हाँ, उन्होंने तीनों ने कैपिटल डाला है माइनॉरिटी,
वो 3 मेरे साथ काम करते थे एट EKI एनर्जी सर्विसेज। वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है वो बिजनेस में। एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, पैसिवली मेरे को सपोर्ट करते हैं वेयर एवर आई उनका नीड। पास होल्डिंग कितनी है उनके पास होल्डिंग है, एक के पास 13.79, My God. एक के पास 12.5 और एक के पास है 4.4। अब आप बताइए ग्रीन आवर्तन क्या करता है? सो ग्रीन आवर्तन एक इकोसिस्टम बन रहा है, फ्रॉम कलेक्शन ऑफ स्क्रैप से लेकर के सॉर्टिंग से लेकर के प्रोसेसिंग एंड प्रोसेसिंग से लेकर के प्रोडक्ट बनाना। सॉर्टिंग ऑफ टायर्स। नॉट ओनली टायर्स, वी हैव 11 आइडेंटिफाइड सेक्टर्स ऑफ स्क्रैप जिसमें हम काम करेंगे। एज ऑफ नाउ हमारे पास 2 में हम काम करना चालू कर चुके हैं, एल्यूमिनियम स्क्रैप एंड इसके पहले टायर स्क्रैप जो आपको दिख रहा है। आप क्या करते हो? जैसे टायर भंगार वाले के पास मिलता है या एल्यूमिनियम भंगार वाले के पास मिलता है, वहां से आप खरीद के लाते हो, क्या करते हो? जी हाँ, हम वहां से खरीद करके लाते हैं, फिर उसको रिएक्टर में प्रोसेस करते हैं, दैट इज पायरोलिसिस। पायरोलिसिस इज अ टेक्नोलॉजी वेयर यू बर्न समथिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, तो उसमें जब जलाते हैं तो उससे हम 3 आउटपुट निकलते हैं। एक हो गया पायरो ऑयल, कार्बन ब्लैक एंड स्टील वायर। टायर्स में स्टील वायर्स होते हैं क्या? जी हाँ। अच्छा, तो ये निकलता है। ओके। और इसका मेन प्रोडक्ट है ये पायरो ऑयल, विच इज अ फर्नेस ऑयल बेसिकली, जो आप बर्निंग के लिए जाता है बॉयलर्स में, फर्नेसेस में। और बचता क्या है टायर में? कुछ नहीं ये बचता है। कुछ नहीं बचता। कुछ नहीं बचता है। 100% यूजेज। नथिंग इज स्क्रैप नाउ। आज के दिन में एक पॉलिसी आ गई, आपको शायद नॉलेज हो तो EPR पॉलिसी। तो EPR के पॉलिसी के अंतर्गत तो जो भी मैन्युफैक्चरर है या जो भी प्रोड्यूसर है उसकी लायबिलिटीज है। बिल्कुल। तो आप अपना बिजनेस मॉडल कौन से मोड में देख रहे हो और आप कैसे कलेक्शन करते हो? तो EPR इम्प्लीमेंट हो गया। व्हाट इज पहले EPR हम लोग को भी समझा दो भाई। So sir, this is extended producer's responsibility. What it means is कि जो भी प्रोड्यूसर है, जैसे से फॉर एग्जांपल हार्दिक सर सोलर पैनल बनाते हैं, तो एक्चुअली ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोलर पैनल की जब एंड ऑफ लाइफ हो ना तो उसको रिसाइकल करें। बट ऑब्वियसली ही कैन नॉट डू एवरीथिंग, तो वो डिपेंडेंट होते हैं हम जैसे रिसाइकलर्स के पास में। हम उसको रिसाइकल करेंगे और हमसे वो एक सर्टिफिकेट खरीदेंगे, दैट इज कॉल्ड EPR। दैट सर्टिफिकेट इज इशूड बाय CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। बहुत इंडस्ट्रीज में होता है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता है। हर एक इंडस्ट्रीज के अंदर है। इलेक्ट्रॉनिक्स में है, बैटरीज में है, टायर में है, अभी रिसेंटली 1 जुलाई से एल्यूमिनियम में भी आ गया है। ये बिजनेस सबसे बड़ा EPR बेचने का है आपका? जी नहीं, हमारा प्रोडक्ट बेचने का है। EPR इज चेरी ऑन द केक। गॉट। गुजरात में अभी रिसेंटली सारे प्लांट शट डाउन हुए बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? पॉल्यूशन क्यों होता है? ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो मैंने बोला अनऑर्गेनाइज्ड एंड फ्रेगमेंटेड। इफ यू डोंट यूज द राइट मशीनरी पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, तो पॉल्यूशन होगा। पंकज भाई, क्या आप ये कह रहे हो कि आपके प्लांट से बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं होता है? जी हाँ, बिल्कुल। इकोनॉमिक्स समझाइए इस बिजनेस के क्या होते हैं कि जैसे आपने 100 रुपए का स्क्रैप खरीदा, टायर पे ही रहते हैं अभी जी, और जो आपने ये 3 उसके आउटपुट निकाले, वो कितने के बिकते हैं? तो 1 किलो टायर आता है 14 रुपए का। 100 किलो का टायर खरीदे 1400 रुपये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट, उसमें से 40 kg ऑयल निकला, जो कि हमने बेचा 40 रुपए किलो से, तो हो गया 1600 रुपये। 1600 रुपए हो गया। और कार्बन ब्लैक हमने 33% निकाला, तो 33 kg निकला, तो ये बिका 7 रुपए kg के हिसाब से, तो 210 रुपए, 215 रुपए ये बन गए। और ये 11% निकला, तो 11 kg निकला, ये 20 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है। 200 रुपये हो गया। ये हो गया। ठीक है, तो 2000 रुपए तकरीबन। करेक्ट। 1400 रुपए का आपने जो टायर खरीदे जी, 2000 रुपए का उसका आउटपुट निकला। जी, तो ग्रॉस मार्जिन तो काफी कम हो गया। ग्रॉस मार्जिन बिल्कुल कम है। 600 2000 में हो गया या 30%? 30%। अच्छा, तो इसके बाद क्या खर्चे हैं? 7 to 8% हमारा पर्सनल कॉस्ट होता है। When I'm saying personal cost means all labor, Got it. including us. ओके। एंड प्रोसेस कॉस्ट होता है another 7 to 8%। तो ये 16% हो गया। 16% हो गया। फिर? 14% के आसपास हमारा EBITDA बनता है। तो इतना बता दिया, तो सेल्स भी बता दो। एक में EBITDA के नीचे कुछ आपके डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी है? नीचे डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट दोनों हैं। तो डिप्रिसिएशन बिकॉज अभी एक कंपनी में दोनों प्लांट का इन्वेस्टमेंट है 3 करोड़ रुपए का कैपिटल का। अच्छा।
और इंटरेस्ट हमने 1.25 करोड़ का टर्म लोन लिया हुआ है कितने इंटरेस्ट पे? 10% पे फ्रॉम PSU बैंक। तो पीबीटी कितना बनता है फिर आपका? ये साल में वी विल बी फ्लैट 0. ओके। अभी रेवेन्यू बताइए। लास्ट ईयर फरवरी से रेवेन्यू चालू किया था। कितना किया है? पिछले साल का 77 था, ये साल हमने ऑलरेडी 5.6 करोड़ किया है। अच्छा है, नंबर तो बहुत बढ़िया है। नंबर बढ़िया तब होगा प्रॉफिट निकलेगा। निकल जाएगा। प्रॉफिट भी निकलेगा। अभी जस्ट 2 महीना हुआ चालू हुए एल्यूमिनियम प्लांट। एल्यूमिनियम प्लांट का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एज ऑफ नाउ इट इज जस्ट 25%। इसीलिए नेट मार्जिन बढ़ेगा। दैट्स राइट। क्या अमाउंट आप अब चार्ज करते हो? सो आज की डेट में जो मैं बेच रहा हूँ वो 31 रुपीज में बेच रहा हूँ। आपको बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, मतलब अगर आप 31 रुपीज पे कर रहे हो। पैसा इसीलिए अच्छा मिल रहा है क्योंकि अभी स्केल कम है, और जब स्केल बढ़ेगा तो क्या आपका मार्जिन कम हो जाएगा? बिकॉज ये मैंने बोला ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज्यादा है। द कॉर्पोरेट्स व्हिच आर बिग दे डोंट वांट टू डील विद दोज अनऑर्गेनाइज्ड पीपल। तो अभी कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में बड़ी कंपनी नहीं है स्पेस हैं 2 बहुत बड़ी कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं। कौन सी? तो ग्रेविटा है, CMR है। कितनी बड़ी है? ग्रेविटा इंडिया इज अराउंड 3000 करोड़ प्लस। एंड दूसरी वो कंपनी CMR, उनका रेवेन्यू कितना है? उनका रेवेन्यू भी 3000 करोड़ के आसपास है। और उनका मार्जिन कितना है? उनका अराउंड 3.5 to 4% है। देखिए यार, ये आपका जो बेट है, ये एक बेट है इंडियन सर्कुलर इकोनॉमी मूविंग फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड। फर्स्टली सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये होगा तो कब तक होगा। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, अगर मान भी लेते हैं होगा तो इसमें जीतेगा कौन? अनऑर्गेनाइज्ड में भी क्या होता है ना, लोकल छोटे छोटे प्लेयर है लेकिन उनके ऊपर एक खिलाड़ी बैठा हुआ है जो बायर के साथ वही रिलेशनशिप दे रहा है जो आप दे रहे हो, लेकिन कम कॉस्ट में दे रहा है बिकॉज दे आर पोल्यूटिंग। तो फिर ये बात बन जाती है जब ऑर्गेनाइज हो जाता है कि सबसे ज्यादा स्केल कौन करता है कितनी जल्दी, बिकॉज दिस लो मार्जिन बिजनेसेस आर बिजनेसेस ऑफ मैसिव स्केल। तो जब बहुत सारा बड़े प्लांट्स लग जाएंगे, किसी ने हजारों करोड़ का टर्नओवर कर लिया, तो वो ज्यादा मार्जिन उस पर निकाल पाएगा। ये बात मैं आज पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूं कि इसको कैसे किया जाएगा। सो आई एम आउट फॉर दैट रीजन। गुड लक, परिवर्तन ला रहे हो, करते रहो। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर है। शार्क टैंक के मंच पे ये एक बहुत बड़ा फायदा लगता है मुझे अपने लिए कि नए नए सेक्टर के बारे में सीखने को मिलता है जो शायद कभी ना सीखे कोई। थैंक यू। यहाँ पे चैलेंज जो मुझे लग रहा है ना, वो ये है कि जो वैल्यू एडिशन है वो इतना ज्यादा नहीं, और वो मार्जिन में दिख रहा है सेक्टर के, क्योंकि इवेंचुअली मार्जिन अगर ज्यादा होगा, इबिड्डा बनेगा, पैट बनेगा, तब जाके कंपनी वैल्यूबल बनेगी लॉन्ग रन में। क्योंकि अभी वो मुझे दिख नहीं रहा है इस सेक्टर में, इस रीजन के लिए मैं इससे बाहर हूँ। बट विश यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Pankaj and Kiran, this is a real problem in this sector. I think for an investor, ये attractive नहीं है because of the margin profile. तो मैं ये आपको कहना चाहूंगी कि अगर आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट मिला भी नहीं, पता नहीं ऑफर आएंगे कि नहीं, आई एम आउट। डोंट बी डिसहार्टेंड, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो, I mean 5.5 crores is fantastic money. But I don't think कि ये इंडस्ट्री में इन्वेस्टर के कोई पैसे बनेंगे। I don't think इसमें कुछ IPO होके with a 2-3% मार्जिन कोई बड़ा वैल्यूएशन या एग्जिट मुझे मिलने वाला है। But wonderful to hear about your journey. Thank you. Thank you so much, ma'am. Way I am integrating this, इसमें मार्जिन्स भी बनेंगे, ये IPO भी आएगा। एक साल में what I have made आप is ये क्यों नहीं बोल रहे हो कि आपका पैसा EPR से बनेगा? आप मिस कर रहे हो सबसे बड़ा So अपॉर्चुनिटी। I said that cherry on the cake. I am going to make money from this product first. और सबसे अच्छी चीज ये है इसमें, क्योंकि टायर है उसका लाइफ बहुत कम है, तो रिप्लेसेबल होता रहेगा टायर, और एंड यूज पे इसको रिसाइकल करना पड़ेगा। तो जो भी टायर मैन्युफैक्चरर है उसको EPR की जरूरत पड़ेगी। Absolutely. लेकिन मेरा एक और क्वेश्चन है, मैं अगर नेक्स्ट 3 इयर्स की बात करूं तो कहाँ पे देखते हो आप ये कंपनी को? So क्या this vision year, है? ये साल तो मैं 13.5 करोड़ करूंगा, अगले साल 50 करोड़ से पीदो प्लांट से होगा अनडाउटेडली, एंड 5 साल में मैं 1000 करोड़ रेवेन्यू
कर लोगे? आईपीओ Love his क्या expression. स्टाइल दिया है, Love your expression. कर दूंगा आईपीओ 5 साल में कर दूंगा। भाई आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मेरे को एक दो इश्यूज लग रहे हैं। जी। एक तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर्स, उसका कैसे करेंगे? मतलब आपके जो दूसरे 3 पार्टनर्स हैं, क्योंकि मेरे को ये बिजनेस में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आप खरीद लो तीनों पार्टनर। वो आप कर सकते हो। मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन बिजनेस सर आप 5 को खरीद लीजिए, हम 2 + 3 बिकॉज वो आप कर सकते हो। क्या मतलब आप हो क्या बताइए, चीज? वैल्यू बताइए इन्हें अपनी। नहीं, आप कितने में अपना बेचे? एक मिनट, आप बिजनेस एग्जिट करना चाहते हैं? शेर पर सवा शेर। बिजनेस तो मैं ही रन करूंगा। He's आप बता, joking. नो नो इज I'm a jockey. नॉट जोकिंग। आप बताइए आपके माइंड में क्या है? नहीं वो सोच के नहीं आया सर, मैं तो बोला आप पूरी कंपनी खरीद लीजिए, आई विल वर्क एज CEO ऑफ द कंपनी। क्यों? मैंने इसके लिए थोड़ी ना बनाया है कि मेरे को कोई अभी तो कहा आईपीओ लेके जानी है। आईपीओ लेकर के जाना है दूसरों के लिए। दूसरों के लिए? मैम, आई स्टार्टेड दिस कंपनी, आई यूज्ड टू अर्न 1 crore रुपीज सैलरी। दिस इज समथिंग आई एम डूइंग फॉर सोसाइटी, प्लैनेट अर्थ, और उसके साथ मेरे फिर पास पैसा आएगा आपको सेल आउट क्यों करना है? ही। If I know someone is there who is going to Take it forward. be behind that cause, I'm ready to give up today now itself. My God. स्टाइल है भाई, जो भी कहो, एक दबंग की स्टाइल है पांडे जी। एक चीज बता दो, अगर बिकेगी तो कितने में बेचोगे? नहीं, I have no idea सर, मैं वो सोच के नहीं आया। अच्छा ठीक है। मेरा ऑफर बन गया है 1 crore for 15%। थैंक यू सो मच सर। चलिए ऑफर तो मिला, कांग्रेट्स। पंकज जी, किरण जी, आपकी सेल तो डिसेंट है और 50 करोड़ आप कह रहे हो मैं कर दूंगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत सॉलिड है, एक आपके अंदर ना वो दम है जो होना चाहिए। मुझे बस ये थोड़ा सा कैश और कनेक्शन की इंडस्ट्री ज्यादा लगती है अभी। कब चेंज होगी मुझे पता नहीं है। होगी जरूर सर। 100% लग रहा है सर, बट अभी मेरे को थोड़ा सा इससे लग रहा है कि ये शायद अभी वो नहीं है, बट चेंज, परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। तो आप करिए, आपके पास ऑफर बहुत अच्छा है। मैं भी आउट होता हूँ और देखता हूँ अभी कहाँ ये डील जाती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, एक ऑफर है आपके पास 1 crore 15% के लिए। क्या करना चाहेंगे सर? मेरा 13-13.5 करोड़ का रेवेन्यू इसी साल मार्च में आप कंडीशनल कर लीजिए, देख लीजिएगा। मैं आई डोंट नीड मनी नाउ। मार्च में आप 13-13.5 करोड़ का रेवेन्यू होता है, अगर आप उसका नहीं, वो हो ही जाएगा, उसमें कोई डाउट मैं नहीं है, तो सिर्फ क्योंकि ये 20 करोड़ बिजनेस का वैल्यूएशन लेकर के आया था। काउंटर ऑफर दीजिए। है कुछ काउंटर या नहीं? काउंटर सर उतना ही है, सेम है, 1 crore फॉर 5%। 5% में तो मैं नहीं कर पाऊंगा। At the most I can go for 6%, nothing more than that sir। मैं अपना लास्ट बता देता हूँ, 1 crore 12% लास्ट। चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? Eyes are acceptable to you. Thank you so much for your offer, but I No, won't be thank able you. to take it. Okay, sir, Thank you Okay, very lovely. चलो पांडे Thank भाई, you, this is a thank you. Mr. मजा आया पांडे। आपको Well done। आप मिलके। अलग टाइप All the के, best. बहुत वेरी गुड। Keep up the spirit. बेस्ट ऑफ Thank you। थैंक यू, Thank you। थैंक यू। Bye. वो डील की वैल्यूएशन बहुत ही कम थी। अगर वैल्यूएशन आज अच्छा मिलेगा तो मैं आगे और फर्दर रेज कर पाऊंगा कंपनी के लिए। मैं थोड़ा एक स्टेप आगे जाने का कोशिश किया, बट देन देयर एक्सपेक्टेशन वाज मच मच लोअर, सो आई डिड नॉट एक्सेप्ट इट। गाइस, मेरे साथ इस वक्त ग्रीन अवर्तन के फाउंडर्स हैं पंकज जी और किरण जी। अभी टैंक से बाहर आए हैं, बातचीत करते हैं इनको कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मैं पूछूं कि टैंक में सबसे मजा किस चीज में आया तो आप क्या बताएंगे? टैंक में सबसे ज्यादा मजा आया उनके साथ इंटरेक्शन करने में, पर्टिकुलरली जो नमिता और अनुपम एंड कुणाल वो जो नंबर्स का गेम खेल रहे थे, आई थिंक दैट वाज टू एंड फ्रो, बहुत ही बढ़िया, उसमें बहुत मजा आया। क्या बात है। हम लोग भी यहाँ पे फाउंडर्स का करते जा बढ़ते जा एटीट्यूड को बहुत यहाँ पे सैल्यूट करते हैं। तो मैं आप लोगों को जानना चाहता हूँ कि ये एटीट्यूड कहाँ से लाते हैं जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं? आप लोगों का ये एटीट्यूड रखने का क्या फिलॉसफी है, बताइए। एटीट्यूड रखने का फिलॉसफी बहुत सिंपल है, अपने लिए करने का और अपने साथ दूसरों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अपनाने का। तो हम जो कर रहे हैं, ग्रीन आवर्तन जो कर रहा है वो दूसरों के लिए कर रहा है,
इन्वायरमेंट के लिए कर रहा है, सोसाइटी के लिए कर रहा है, धरती के लिए कर रहा है, वहीं से एटीट्यूड आता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर ने तो बताया, सर ने एनवायरनमेंट के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर बात बिजनेस की हो और उसको अगर आपको आगे बढ़ाना हो, तो हर बिजनेस को जरूरत होती है एक स्मूथ पेमेंट सिस्टम की। और फोन पे पेमेंट गेटवे इसीलिए बना है। पेपरलेस ऑनबोर्डिंग है, 24/7 का सपोर्ट है और मक्खन पेमेंट्स है। और इनके लिए आज फोन पे ने भेजा है एक बढ़िया सा गिफ्ट बॉक्स और 1 साल का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी। क्या बात है, थैंक यू सो मच। ये रहा आपका गिफ्ट बॉक्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Welcome to Shark Tank India, co-presented by Canva and Oppo, co-powered by Lahori Zira and Crunchyroll, partners Rizon Solar, Fixed Derma, PhonePe Payment Gateway, White Gold and Sophie. नमस्ते शार्क्स। नमस्ते। जब तक हम आपको 1 मिनट की पीस देंगे, हाँ जी। दुनिया के किसी न किसी कोने में 30 एकड़ फॉरेस्ट काटा जा चुका होगा। और उसके बदले में लगाए जा रहे होंगे कुछ चुनिंदा प्रजातियों के पौधे जो कभी भी उन खोए हुए जंगलों का रूप नहीं ले पाएंगे। यह क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा कारण है। धरती के इस संतुलन को बनाए रखने के लिए सिर्फ पेड़ लगाना काफी नहीं है, बल्कि जंगल लगाने जरूरी हैं। इसलिए हमने शुरुआत की है धरती अमृत की। नमस्ते, मैं हूं मानवेंद्र। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं रिटायर्ड मरीन कमांडो ओंकार सिंह शेखावत। हम जयपुर से हैं और हमने शुरुआत की है इनोवेटिव एफॉरेस्टेशन कंपनी धरती अमृत की, जहां हम इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट्स, सरकारों को स्केलेबल एफॉरेस्टेशन मॉडल्स देते हैं। शार्क्स, हर इको रीजन की एक यूनिक रिस्टोरेशन रिक्वायरमेंट होती है। जो प्रजातियां आपकी वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं, वो राजस्थान के लिए सूटेबल नहीं हैं। हम इन्हीं डिफरेंसेस को साइंटिफिकली परख कर जंगल खड़े करते हैं। आज तक हमने इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर 170 एकड़ से ज्यादा के जंगल लगाए हैं, जिनमें हम 400 से ज्यादा प्रजातियों के पौधे लगा चुके हैं। यह धरती सभी जीवों के लिए बनी है, पर हम केवल अपने ही जीवन को प्रायोरिटी दे रहे हैं। धरती अमृत को एग्जिस्टेंस के इस गैप को फिल करने की एक कोशिश है। शार्क्स, हम ग्लोबली फॉरेस्ट क्रिएशन को एक प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल सेक्टर बनाना चाहते हैं, और इसके लिए आज हमारी आस्क है 1.5 करोड़ रुपए 5% इक्विटी के बदले। तो शार्क्स, मिलकर बनाते हैं दुनिया का सबसे हरा भरा बिजनेस। थैंक यू ओमकार मनविंदर जी। वेलकम टू शार्क टैंक गाइस। थैंक यू। कुछ बताइए, आप इस फील्ड में कैसे पढ़े, क्यों पढ़े? 2001 में मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन की थी। 2004 में मैं मरीन कमांडो बना। उसके बाद 2016 में मैं रिटायर हुआ। रिटायरमेंट के बाद, थैंक यू फॉर योर सर्विस। थैंक यू। रिटायरमेंट के बाद मैं एक नया सेक्टर चूज करने की कोशिश में था। उस समय पे मुझे 2001 की जब मैंने नेवी ज्वाइन की थी, उस समय की टैगलाइंस मुझे याद रही कि डिफेंस इज द बेस्ट वे टू सर्व ए नेशन एंड वर्किंग इन द डायरेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज द बेस्ट वे टू सर्व द प्लेनेट। तो इस वजह से मैंने ये डायरेक्शन चुनी और तब से हम लोग प्रोफेशनली फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं। मैंने इंजीनियरिंग से शुरुआत करी थी। 4th ईयर में मैं ड्रॉप आउट कर दिया, क्योंकि मेरे हाथ में एक IT कंपनी का प्लेसमेंट आया था। मेरे में खौफ बैठ गया था मैं जीवन भर कंप्यूटर में अटक ना जाए, क्योंकि बचपन मेरा पूरा मिलिट्री कैंपसेस में बड़ा हुआ है, क्योंकि पिताजी MES में थे, तो खूब जंगलों की आदत थी, तो कहीं कहीं लगाव तो हो ही गया था। तो वो छोड़ के फिर मैंने खेती करना चालू किया। मैंने फार्मर्स मूवमेंट के साथ काम किया, ऑर्गेनिक फार्मर्स मूवमेंट के साथ काम किया, फार्मिंग पॉलिसी पे काम किया। उसके बाद मैंने जंगलों के साथ रिस्टोरेशन काम किया पहाड़ों में चालू एज ए नॉन प्रॉफिट। 2016 के बाद 2020 तक मैंने वहाँ पे काम किया। उसके लिए मुझे ग्लोबल लॉरेट फेलोशिप मिला। इट्स गिवन टू यंग सोशल लीडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड देन उसके बाद आई लेफ्ट द नॉन प्रॉफिट एंड जॉइन ओंकार जी एज अ बिजनेस। आप कैसे जानते हो एक दूसरे को वैसे? 2018 में हम एक वर्कशॉप कर रहे थे फॉरेस्ट क्रिएशन की। उस वर्कशॉप को मैं होस्ट कर रहा था। मानवेंद्र एज ए ट्रेनर उस वर्कशॉप में आए थे, तो तब से हम एक दूसरे को जानते हैं। ये मतलब क्या होता है फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं?
पूरी धरती पे जो नेचुरल फॉरेस्ट है, उन फॉरेस्ट में बहुत बायोडाइवर्सिटी होती है। अच्छा। एक जगह पे इंसान जो क्रिएट करते हैं उसमें सिर्फ चुनिंदा प्रजाति, जैसे मान लीजिए कि मुझे नीम का पौधा पसंद है, तो सिर्फ मैं नीम लगाऊंगा, किसी को पीपल पसंद है तो वो पीपल लगाएगा। करेक्ट। लेकिन नेचर जो है वो बहुत सारी प्रजातियों को एक साथ मिलाकर रखता है। सारी प्रजातियां हैं वो एक दूसरे का मदद करते हुए, हेल्प करते हुए बढ़ती हैं, और इसी वजह से इन फॉरेस्ट को किसी भी तरीके के मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कुछ प्रजाति अगर आप लगा दो और उसको छोड़ दो तो अपने आप नेचर ओवर टाइम बाकी प्रजातियां भी वहां पर एक इकोसिस्टम बन जाएगा ओवर टाइम और बायोडाइवर्सिटी अपने आप आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेचर जब इसको टेकअप करता है और ये काम अपने आप से होता है तो इसको बहुत लंबा टाइम लगता है। अच्छा। हम ये मानते हैं करीबन 700 से 800 साल लगते हैं किसी भी एक जगह को नेचुरली रिस्टोर होने के, बायोडाइवर्सिटी बाय नेचर। बट अगर ह्यूमन इंटरवेंशन अगर हो उसमें, तो जो फॉरेस्ट 100 साल में बनता है उसको हम 10 साल में खड़ा कर सकते हैं। जब हम अकेला छोड़ते हैं तो अगर आसपास आपके जंगल की सभी प्रजातियां हैं तो रिकवर हो पाता है, पर जो हमारी कई प्रजातियां हैं वो बूढ़ी प्रजातियां हैं। अच्छा। जो कि बहुत पुराने जंगलों में पाई जाती हैं। अब वो आपस में कम्युनिटी में ही एग्जिस्ट कर पाती है, जो हम मोस्टली खो चुके हैं। Right. और अगर हम लोग इनको खुला भी छोड़ देना तो वो प्रजातियां जो कि बहुत ही इजीली अडेप्टेड हैं, कि बहुत आसानी से कहीं भी आ जाती हैं, वो तो आ जाएंगी। तो वो प्रजातियां जो कि एक्चुअली में क्लाइमैक्स और मैच्योर फॉरेस्ट क्रिएट करती हैं, वो कभी वहाँ पे आ नहीं पाएंगी अनलेस पास में आपका एक एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट हो, जो कि मोस्ट केसेस में नहीं है। गॉट इट, अंडरस्टैंड। आप इसके बारे में क्या करते हैं? हमें जहाँ कहीं भी फॉरेस्ट लगाने की जरूरत होती है, कैसे समझ में आता है कि यहाँ लगाने की जरूरत है? एक उदाहरण दीजिए ना, जहाँ पे आपने कहीं पे तो फॉरेस्ट बनाया होगा या लगाया होगा। इंडस्ट्रीज के लिए हमने प्रोजेक्ट किए हैं और HNIs के हमने उनके फार्म हाउस डेवलपमेंट में हमने प्रोजेक्ट किए हैं। तो इंडस्ट्रीज जब हमें बुलाती हैं अपनी जगह पे फॉरेस्ट लगाने के लिए, जैसे तो ये वाला ले लेते हैं जी, 21,400 सैपलिंग लगाई है 102 स्पीशीज की। जी। सो ये एक फैक्ट्री प्रमाइस है। फैक्ट्री के बगल में 6 एकड़ का एरिया खाली था। सो उन्होंने कहा कि हमारे इस एरिया को बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना है। सो हमने यहाँ के फॉरेस्ट को स्टडी किया, वहाँ से फिर हमें प्रजातियाँ मिली जो फॉरेस्ट में नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं। हमने उनकी सूची बनाई, उनकी सूची में उनकी हाइट के हिसाब से श्रब, सब ट्री, ट्री और कैनोपी के जो पौधे हैं उनको एक साथ मिला के हमने लगाया। ये आपको करने कितना समय लगा? It took around 1.5 months for us to complete. कितने पैसे बने? Almost 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 1.5 महीने में 2 करोड़? सिर्फ ये 1.5 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है, हम जितने प्रोजेक्ट करते हैं उसमें प्लांटेशन के बाद उनको 2 साल तक मेंटेन भी करते हैं। वो इन पैसों में इंक्लूडेड होता है। जी। मेरा भी अगर ऐसा सपना हो जाए कि खुद का जंगल हो, शेर हो, मोर हो, हाथी हो, तो आप बना देंगे? बिल्कुल सर। पहले तो ये अलाउड है क्या? मैं जमीन ले ली मैंने, समझो जी, फिर हमने कहा कि इसमें एकदम जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हो सके जी, और कोई ऐसे जंगल के पास रख दी जहाँ पर ऑलरेडी शेर है जी, तो ये बन जाएगी? कितने साल लगेंगे? मैं इसकी एक बहुत रिलेवेंस बताता हूँ आपको। जयपुर से जस्ट आउटस्कर्ट में एक फॉरेस्ट हमने किया है, काफी बड़ी कंपनी है उनके लिए। तो उनके फार्म हाउस में हमने 2 एकड़ का फॉरेस्ट बनाया था। 2 एकड़ का फॉरेस्ट? 2 एकड़ का फॉरेस्ट। उस फॉरेस्ट में ऑलमोस्ट 30 से 35 तरीके की बर्ड स्पीसीज उन्होंने साइट की हैं, और वो जो एरिया है उसके आसपास लेपर्ड काफी है। तो बहुत बार फॉरेस्ट के अंदर भी वो लेपर्ड देखे गए। रात में आते हैं, दिन में नहीं आते, बट लोगों ने देखा है कि यहाँ लेपर्ड आते हैं। कितने एकड़ का आप कितना चार्ज करते हैं? और हर एक प्रोजेक्ट के लिए यू टेक ऑन अ 2-year मेंटेनेंस, पूरा आपका मोनेटाइजेशन मॉडल एक्सप्लेन कीजिए। हम लोग पर सेपलिंग बेसिस पे चार्ज करते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी जगह पे कर रहे हैं। सो ऑन एन एवरेज जो हमारी प्राइस रेंज है वो 250 रुपए पर सेपलिंग से लेके और 800 रुपए पर सेपलिंग तक आती है इंडिया के लिए। हमने अभी तक इंडिया में 11 स्टेट में ये फॉरेस्ट किए हैं। डिपेंड करता है कि हम कहाँ काम कर रहे हैं और किस स्केल का प्रोजेक्ट है। सो हमने छोटे से छोटा प्रोजेक्ट जो है वो 1000 पौधों का भी हमने किया है। सो उस कंडीशन में जो रेट पर सेपलिंग है वो 900 रुपए, 1000 रुपए हो जाएगी, और बड़ा अगर प्रोजेक्ट है तो वो ये रेट 250 रुपए तक भी आ जाती है। सबसे सस्ता और सबसे महंगा प्रोजेक्ट क्या था आपका? सबसे छोटा प्रोजेक्ट जब मैंने बहुत शुरू किया था तो हमने 1 लाख रुपए में किया था प्रोजेक्ट। एंड द मोस्ट मनी यू अर्नड ऑन वन प्रोजेक्ट? जो मॉडल हमने बताया ये हमारा सबसे 2 करोड़ वाला। जनरली आपका मार्जिन कितना बनता है? ओवरऑल जो हमारा अब तक का मार्जिन है वो करीबन 5 से 6% के मार्जिन पे है। कंपनी लेवल पे? कंपनी लेवल पे। प्रोजेक्ट लेवल पे उससे ज्यादा होगा। जी। कितना कमाया इस साल?
इस साल हम लोग करीबन 3.5 लाख प्रॉफिट चल रहे हैं अभी। और कितने रेवेन्यू पे? इस साल अभी तक हमने 1.1 CR किया है। आपको ये नहीं लगता कि जैसे आप फॉरेस्टेशन कर रहे हो उसके साथ में अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऐसा कुछ साथ साथ में किया जाए तो वहाँ से रेवेन्यू भी बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ सकता है? सर ये फ्यूचर प्लानिंग है हमारी, सस्टेनेबल मॉडल जो हो जिसमें कि हम ट्री प्लांटेशन प्लस उसके साथ कार्बन क्रेडिट और उससे जो प्रोड्यूस जनरेट हो उसके। तो आप 30 करोड़ की वैल्यूएशन कैसे लेके आ गए? 1 करोड़ का धंधा, 3 लाख का प्रॉफिट और 30 करोड़ की वैल्यूएशन, ये तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगी हमारे साथ। पिछले साल जो हमारा टर्नओवर था वो हमने 2.41 CR किया था। ये साल 2025 जो है वो हमारे लिए बहुत ही रोलिंग ईयर रहा है। ये साल हमने काफ़ी सारे MOUs किए हैं। हमने अफ्रीका में इथोपियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन थिंक टैंक के साथ एक MOU साइन किया है। साइप्रस की गवर्नमेंट और साइप्रस के सबसे बड़े बैंक को ऑलरेडी हम प्रपोजल सबमिट कर चुके हैं, वो अंडर डिस्कशन है। वहाँ के 3 इको रीजन्स में हम लोग पायलट कर रहे होंगे अगले 3 महीने में। जो हमने आस मांगी है उससे ज़्यादा का वो पायलट प्रोजेक्ट होगा। मानवेंद्र जी, आप क्या करते हो यहाँ पे? मोस्टली मैं टेक्निकल आदमी है, तो मैं जंगल देखता है, मुझे जंगलों का रिसर्च करना पसंद है, उनके में समझना पसंद है, इकोसिस्टम के साथ काम करना पसंद है। स्पीशीज होती हैं, क्या लगेगा, कैसे लगेगा, क्या अप्रोच हम लोग यूज़ करेंगे, क्या मेथड फॉलो करेंगे, उन सब चीज़ की अंडरस्टैंडिंग मैं लेके आता हूँ। सारी सेल्स और सोर्सिंग आप करते हैं? जी। आप कैसे करते हो प्रोजेक्ट सोर्सिंग? अभी तक हमने मार्केटिंग कुछ नहीं किया है। हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट था, हिल्टन ग्रुप ऑफ कंट्री हेड जो है उनके फार्म हाउस को हमने किया था। वहाँ से उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बताया, फिर ऐसे वर्ड ऑफ माउथ जो है ये फैलता गया। लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? सबसे ज्यादा जो लैंड इंडिया में है विच नीड्स वर्क इज गवर्नमेंट लैंड, तो वो आपने एवेन्यू क्यों नहीं एक्सप्लोर किया? इस साल हमने राजस्थान में एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में एक फॉरेस्ट किया है। हाउ डिड यू गेट दैट लीड? एक फॉरेस्ट हमने एक तहसील ऑफिस में किया था। सो वहाँ के ADM जो है उन्होंने वो फॉरेस्ट देखा था, उन्होंने कहा कि नहीं ये तुम्हारा फेल आइडिया है, ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। मैं 1990 का MSc एग्रीकल्चर हूँ और इसमें से एक भी पौधा जीवित नहीं बचेगा। हमने कहा सर हम भी यही हैं, 2 साल के बाद हम आपको इन्वाइट करेंगे इसमें। 2 साल बाद वो उस फॉरेस्ट को देखने आए, उन्होंने कहा कि यू प्रूव्ड मी रॉन्ग। उसके बाद उन्होंने फिर हमें बुलाया। लेकिन वो 2 साल के बाद जब आए तब तक पेमेंट मिल गया था गवर्नमेंट से? बहुत सारे प्रोजेक्ट हम एज ए मॉडल खड़े कर रहे हैं सबके साथ में मिल करके। ओमकार जी, मनविंदर जी, तो जापान में एक कॉन्सेप्ट है शिनरिन योकू, आपने सुना है? फॉरेस्ट बेदिंग। इट्स अ ह्यूज थिंग। फॉरेस्ट में जाके वहाँ टाइम स्पेंड कीजिए एंड इट इज डॉक्यूमेंटेड थ्रू पब्लिकेशंस कि आपको इससे बहुत फिजिकल और मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं। I mean, there's actual physical data to prove this. जापान में तो this government has taken this up as a big agenda. एक लॉ पास किया गया है, इसके designated certified forest है जहाँ लोग जाते हैं for शिनरिन योकू। ऐसे कंट्री में जहाँ गवर्नमेंट ने इसको लिया है as a mandate. For that I can understand कि आपके जैसा बिजनेस मॉडल स्केल कर सकता है। But in a country like India, jahan you are dependent on just HNI, industrialists, it's a very small market. And that shows from your numbers, right? 1 crore after so many years of efforts is not a big amount. Great work, not an investable business. So for that reason, I'm out. Thank you. नमिता ने ठीक कहा, ये एक सर्विसेज बिजनेस है। आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला सकते हो, आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के थ्रू। लोगों के 20-20, 50-50 एकड़ पड़े अलीबाग में, उनको अगर बोल दिया ना आपके शेयर होंगे, ये होंगे, और प्राइसिंग मॉडल बदल दी ना बॉस, लेकिन आई डोंट थिंक यू नीड कैपिटल फॉर इट। मैं इससे आउट हूं, लेकिन ये रास्ता सही है। प्राइवेट जंगल्स, ऑल द बेस्ट। ये एक काफी कॉमन सा बिजनेस है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो फैक्ट्रीज लगाते हैं और उनको स्टैट्यूटरी रीजंस के लिए भी ग्रीन एरिया बनाना पड़ता है। किसी भी इंडस्ट्रियल पार्क में जाएंगे, वहां पे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो ये वाला काम करके देते हैं। तो आज मैं इससे बाहर हूं, बट अगेन थैंक यू फॉर योर सर्विस एंड विश यू ऑल द बेस्ट। 3 लाख का प्रॉफिट, 30 करोड़ की वैल्यूएशन,
थोड़ा सा ना लॉजिकल नहीं लगा मुझे उसके हिसाब से, और अभी बिजनेस बनता हुआ दिखा नहीं। बट देखो जरा कितने और फार्म हाउसेस बनते हैं, क्या होता है, कैसे इसको आप एक मीनिंगफुल सस्टेनेबल बिजनेस बना सकते हैं, तब आगे जाके शायद हम मिलें और हमको इन्वेस्ट करें। अभी सर वो मुझे दिख नहीं रहा था, तो इसलिए आई एम आउट, बट थैंक यू फॉर द सर्च टू द नेशन सर। मेरे को ये एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अभी इन्वेस्टेबल नहीं लग रहा है, तो मैं आउट होना चाहूँगा। लेकिन आप बाहर जाके मेरे को रीच आउट करिए, 100% ये सेक्टर में हम लोग साथ में काम कर सकते हैं, कि हमको भी ये फॉरेस्टेशन करवाने के मतलब शौक है हमारा, तो हम लोग काम साथ में कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। भले ही शार्क्स ने आज हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया है, बट हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक उनसे मिला है कि हमें अब किस डायरेक्शन में और काम करना है ताकि हमारा काम और बढ़ा। हार्दिक ने ऐसा कहा कि हम उनसे मिल सकते हैं शो के बाद, और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज को हम लोग साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। उस जैसे लोग हैं जिनके साथ इंडस्ट्री में हम लोग बहुत ही स्केल कर सकते हैं, एंड वी कैन गिव कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस फॉर देम। सो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। दोस्तों, बिजनेस का देसी फंडा विद लाहौर जीरा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इकोप्रेन्योर्स डे चल रहा है आज, और हमारे साथ धरती अमृत के फाउंडर्स आ चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे, भाई इनके बिजनेस का देसी फंडा क्या है। वेलकम है पहले तो। थैंक यू। मैं चाहता हूं कि आपकी पिच को सेलिब्रेट करने के लिए पहले हम लोग लाहौरी जीरा से एक चीयर्स कर लें और फिर बात आगे बढ़ाएं। जी चलिए जी। आप लोगों की जो आपस का सिंक्रोनाइजेशन और केमिस्ट्री है वो बड़ी अच्छी लगी हम सब लोगों को, हम पिच देख रहे थे तो। थैंक यू। इसका देसी फंडा क्या है, कैसे आप लोग मैनेज करते हो साथ में अपनी दोस्ती और बिजनेस? क्लाइंट रिलेशन जितना है, बिजनेस डेवलपमेंट है, वो सारा मैं देखता हूँ। जो हमारा टेक्निकल एस्पेक्ट है, जंगलों की स्टडी करने के पेपर्स हैं, वो मानविंदर देख। साथ में पैशन एक हो गया है, दोनों को जंगल इतना प्यार है, तो मुझे तो उस प्यार में हमें काफी। क्या बात है। यार इंडिया में अगर बिजनेस आपको चलाना है तो आपको बहुत जुगाड़ू होना जरूरी है। आपने अपने बिजनेस में कौन सी जुगाड़ लगाई है वो बताइए मुझे। हमें ऐसे किसी जुगाड़ की अभी तक जरूरत महसूस नहीं हुई है। हम हमारा काम करते जा रहे हैं, अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हैं अभी तक, आगे भी हम देख रहे हैं कि अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। क्या बात है। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे लोग आप लोगों से जुड़ते रहें और आप लोग बहुत अच्छा काम करें, आपका बिजनेस बहुत ग्रो करे। थैंक यू सो मच हम लोगों से जुड़ने के लिए और हमको सस्टेनेबिलिटी के बारे में इतना नॉलेज देने के लिए। आप लोग भी दोस्तों एंजॉय करते रहिए, पीते रहिए अपना देसी ठंडा, क्योंकि हर कोई पी रहा लाहौरी जीरा। दोस्तों, सस्टेनेबिलिटी अब एक चॉइस नहीं रही, इट्स आवर ड्यूटी। आज हम इकोप्रेन्योर्स से मिले और वो लोग जानते हैं कि एक सेफ, साफ और सस्टेनेबल दुनिया बनाना पैसे बनाने से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही रिस्पॉन्सिबल एंटरप्रेन्योर्स को सल्यूट करते हैं हमारे आज के स्पेशल पार्टनर रेजॉन सोलर, जिनकी फिलॉसफी है नेचर फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। वी आर प्राउड एंड ग्रेटफुल टू ब्रिंग दिस प्लेटफॉर्म टू यू। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमारे फ्यूचर को बेहतर बनाने में हेल्प करेगा। दोस्तों, मैं भरी जवानी में ना फिर से मैथ्स के पीरियड वाली फीलिंग नहीं ले सकता। एक हद तक तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ये पिक्चर्स इतने नंबर बोलते हैं कि मैं गिनती ही भूल जाता हूँ। शार्क्स तो वहां बैठ के नोट कर लेते हैं, लेकिन मैंने कैनवा एआई की मदद से पूरी रिपोर्ट बना दी है, वो भी यहीं पे। कैनवा ने इंफोग्राफिक्स और डैशबोर्ड जैसी डिजाइन बनाना ईजी कर दिया है। ये देखिए द डेली कैनवा रिपोर्ट।